आइए कागज, आइए। अच्छा है, ये आपने बहुत अच्छा किया ईश्वर चंद जी। मैंने क्या किया? आप नहीं मानेंगे कि आपने कुछ किया है, यही तो आपका बड़प्पन है। नहीं प्रताप चंद जी, ये बड़प्पन तो आप बड़े लोगों की धरोहर है। मैं तो एक मामूली व्यापारी हूँ। व्यापारी मामूली नहीं है ईश्वर चंद जी, पूरी दुनिया का व्यापार व्यापारी ही संभालते हैं। अब तो राजनीति का व्यापार भी इनसे अछूता नहीं है। अभिषेक, जिस समझदारी से तुमने स्वराज को खत्म होने से बचाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि समय के साथ तुमने अपने आप को बदलना सीख लिया है। अफसोस का नहीं सीख पाया, क्योंकि काका जी ने मुझे बदलने का मौका ही नहीं दिया। माफ कीजिए प्रताप जी, मैं आज भी वही हूं जो पहले हुआ करता था, अपने स्वराज के साथ। और मुझे यकीन है कि जब तक काका जी का हाथ मेरे सर पर है, तब तक ना तो मैं बदलूंगा, ना स्वराज के सिद्धांत बदलेंगे। हाँ अभिषेक, बेला, मेरे लिए प्रेस चालू करना अहमियत रखता है, ये देखना नहीं कि ईश्वर चंद्र जी को मुझसे क्या फायदा हो रहा है। मेरे लिए कम बड़ी बात नहीं है बेला कि वह मुझे अपने सामने हाथ फैलाते हुए देखना नहीं चाहते। क्या तुम इस बात से खुश नहीं? अभिषेक, तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। मैं तो ये कह रही थी कि वे पक्के बिजनेसमैन हैं। एक तरह सोचा जाए तो हम भी तो वही हैं। अगर मैंने उनकी इस पेशकश को मंजूरी दी है तो यही सोच करना कि इससे हमें सिर्फ फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो हम उनसे कहां अलग हुए बेला? अलग हो मेरे बापूजी और तुम दोनों ही। मैं उनको तुमसे ज्यादा जानती हूं, इसीलिए तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाने का उनका नाटक बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, जो तुम्हारी समझ से परे है। अगर तुम उन्हें इतना अच्छी तरह से समझती हो तो तुम्हें जो कुछ कहना है जाकर उनके मुंह पर कहो। कहूंगी, जरूर कहूंगी, लेकिन सही मौका आने पर। अभी तो मौका है तुम्हारी खुशी में शरीक होने का। बहुत खुश हूं अभिषेक कि तुम्हारा स्वराज जल्दी ही शुरू हो रहा है। मुझे पक्का भरोसा है कि तुम उसके जरिए अपने आप को साबित कर दोगे। सब कुछ साबित करने के लिए स्वराज ही तो एक जरिया है मेरे पास। कैसी बातें करता है तू डैनियल? तेरा दोस्त हूं मैं। हूं नहीं था। जब तू हर बात मेरे साथ शेयर करता था, अपने दिल में छिपा के कुछ नहीं रखता था, सब कुछ मुझे बता देता था। क्या बताऊं डैनियल? बताने को कुछ हो तो बताओ ना। अच्छा, ये जगह मुझे रास नहीं आ रही है, ये समंदर मुझे निगल जाएगा। अगर यही हाल रहा तेरा तो समंदर नहीं, ये फेनी तुझे निगल जाएगी। यहां देख, बोल बात क्या है? कुछ नहीं डैनियल, कुछ नहीं। देख केशव, अगर तू सिर्फ पास्ट में अटका हुआ है तो इडियट है तू। भूल जा, जो हो चुका है उसे भूल जा। सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोच, कस्तूरी के बारे में सोच, सागर के बारे में सोच। डैनियल, मैं अपने उस पास्ट से एकदम निकल चुका हूं। अब तो भूल कर भी बंबई के ख्याल मेरे मन में नहीं आते। इधर ही के बारे में सोचता रहता हूं। अच्छा, इधर ही के बारे में सोचता तो इस तरह लड़खड़ाता हुआ रोज रात घर नहीं आता। देख केशव, इधर ही अम्मा रहती है जो तुझे मुझसे ज्यादा चाहती है। कस्तूरी भी इधर है जिससे तू रोज एक झूठा वादा करता है। और तो और तेरा सागर भी इधर ही है, और वो भी इतना छोटा भी नहीं रहा कि समझ ना सके कि रोज रात को बाबा क्या करके आता है। केशव जरा सोच, आज तक तू क्या दे पाया है उसको? देने को मेरे पास है भी क्या? मैं तो खुद ही एक बोझ बन गया हूं तुम पर। बिल्कुल करेक्ट बोला तू, बिल्कुल करेक्ट बोला तू। बोझ ही है तू हम पर, और अगर इसी तरह जीना है ना तो नहीं सहना है तेरा बर्डन। आउट, गेट आउट, आउट। डैनियल, ऐसा मत बोल डैनियल। तेरा दोस्त हूं मैं, तेरा दोस्त नहीं हूं क्या? बोल डैनियल। देख, अगर तू मेरा दोस्त है तो छोड़ दे सब कुछ, ये सब कुछ छोड़ दे तू। ठीक है डैनियल, मैं आज से ही छोड़ देता हूं ये सब। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
बोल, और क्या करना होगा? मेरे लिए इतना ही काफी है, लेकिन मेरे लिए इतना काफी नहीं है। अपने दोस्त की इच्छा पूरी कर रहा हूं, लेकिन इस घर में मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही तो नहीं, किसी का पति भी हूं, किसी का बाप भी हूं। उनकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं जो मुझे पूरी करनी चाहिए। उनकी भी तो कुछ उम्मीदें हैं, कैसे पूरी करूं मैं? कविता लिखकर? और कविताएं छपने तक मैं क्या करूं? सिर्फ दिलासे देता रहूं? इस बारे में मुझे बहुत पहले ही सोचना चाहिए था कि केशव एक कवि नहीं बल्कि एक पिता भी है, पति भी है, और ये ड्यूटी तुझे पूरी करनी है तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तू कल मेरे साथ चलना, कुछ भी काम कर लेगा ना तू? नहीं डैनियल, यहाँ कुछ भी काम मिलना भी आसान नहीं है। मैं ट्राई करके देख चुका हूं। क्या? माफ करना, माफ करना, मैंने तुझे बताया नहीं। ठीक है, अब मुझे ट्राई करने दे। कहिए मारवा साहब, वैसे आप तो आजकल एकदम दूज का चांद हो गए। ईश्वर जी, सर पे कर्जे का बोझ चढ़ा हो ना तो दिन रात अपने आप को काम में खपाना पड़ता है ना। खाना पीना तो छोड़ दें, फिर भी सांस लेने की फुर्सत ही नहीं है। लीजिए, आप तो हर बात के लिए हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमें अगर पहले पता होता तो हम आप पर ये बोझ डालते ही नहीं। फिर तो मारवा मिल्स की मशीनें यूं ही जंग खाती रहती। ईश्वर जी, आज अगर मारवा मिल चल रही है तो सिर्फ आपकी वजह से। अरे नहीं नहीं मारवा साहब, देखिए, पैसों से मशीनें चल सकती हैं, लेकिन उनका सही और भरपूर इस्तेमाल करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है, और आपने तो ये साबित करके दिखाया है। अब आप तो ये बताइए, और क्या साबित करना चाहते हैं? यहाँ कैसे आना हुआ? वो कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी है। अरे, आपको पैसों की क्या जरूरत है? आपकी मिल तो अच्छी खासी चल रही है। चल तो रही है, लेकिन माल की पेमेंट भी तो आनी चाहिए। फिर आपके पुराने लोन की इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ती है। ईश्वर जी, पैसा कहाँ टिकता है? कितना पैसा चाहिए? 15 लाख। ठीक है, हो जाएगा। मुझे जल्दी चाहिए था। कब तक? जितनी जल्दी हो सके। पर इतनी जल्दी क्या है मारवा साहब? ईश्वर जी, पैसा टाइम से ना मिला तो मेरे हाथ से रॉ मटेरियल निकल जाएगा। अच्छा जी। ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है? ईश्वर जी, एक पार्टी है, उसे पैसे की सख्त जरूरत है, इसीलिए सस्ते दामों पर मटेरियल बेचने को तैयार है, बशर्ते कि सारी पेमेंट एक मुश्त में हो जाए। अच्छा ठीक है, आप सिक्योरिटीज के कागजात तैयार करवा के मेरे पास भिजवा दो। मगर वो तो आप ही के पास है। हमारे पास? जी हाँ, मारवा मिल्स, घर, जमीन, जायदाद सब आप ही के पास तो है ईश्वर जी। अरे कमाल करते हैं आप मारवा साहब। अरे भाई, वो सिक्योरिटीज तो उस लोन के लिए है जो आपने मारवा मिल को चालू हालत में लाने के लिए हमसे लिया था। अब ये जो 15 लाख का नया लोन लेंगे, उसके लिए तो आपको अलग से सिक्योरिटी देनी पड़ेगी ना। मगर मेरे पास तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तब तो फिर मुझे कमेटी से बात करनी पड़ेगी। तो कर लीजिए ना। नहीं, वो अभी संभव नहीं है। अरोड़ा साहब शहर से बाहर गए हैं। वो कब तक आएंगे? 4-5 दिनों में। मगर तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अब मारवा साहब, इतना इंतजार तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, अरोड़ा साहब के आते ही हम सबसे पहले आपका काम करवाएंगे। ठीक है, हम तो आप ही के भरोसे हैं ईश्वर जी, कसम से हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं। देखिए, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं सोमवार को फोन करता हूँ। जी, बड़ी मेहरबानी। इतने दिन कैसे लगे तुम्हें माँ? 9 दिन ही तो लगे माँ। 8 दिन आने जाने में और सिर्फ 1 दिन रहे हम दार्जिलिंग में। सब ठीक हुआ है ना माँ? जी हाँ, सब इंतजाम हो गया।
आइए, देखिए कौन आ गया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कब पहुंचे? अभी अभी आए हैं लोग। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। अरोड़ा साहब आप आइए मेरे साथ। अरोड़ा साहब, तो आप भी उमा के साथ हो लिए, तभी उमा को इस बूढ़े बाप का ख्याल नहीं आया और उसने साहिल को मुझसे अलग कर दिया। भाई साहब, अब अगर ऐसा हो ही गया है तो हमें सबकी भलाई इसी में मान लेनी चाहिए। किसी के मान लेने से भलाई बुराई नहीं होती अरोड़ा साहब। आप तो जानते हैं साहिल को लेकर मेरे क्या क्या सपने थे। अगर उन सपनों को पूरा होना होगा तो उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता भाई साहब, ना मैं ना उमा। हाँ, अगर कोई रोक सकता है तो बस साहिल। अरोड़ा साहब, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए। ये बताइए साहिल कैसा है? जी अच्छा है। प्रभु उसे हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रखे। क्या हुआ है उमा? माँ, मैं साहिल के बिना कैसे रहूंगी? ये तो तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। पहले किसे पता था कि उसके बिना ये घर। उमा, तूने ये सब अपनी मर्जी से किया है ना? हाँ। फिर तो तुम्हें आंसू की एक बूंद भी नहीं बहानी चाहिए। हाँ, अगर किसी और के कहने में आकर तुमने। मैं किसी और के कहने में क्यों आने लगी माँ? फिर तो तुम्हें मन मारकर जी लेना सीख लेना चाहिए, क्योंकि तुमने तो उसके भविष्य के लिए किया है ना सब। उमा, आओ बैठो। तुम आई नहीं मिलने? क्या आती? काका समझते हैं कि साहिल के मामले में तूने जो फैसला लिया उसमें मेरा भी हाथ था। ओहो, वो जो समझते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो पता है ना कि फैसला मेरा था। ये अलग बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत फैसला लिया है। ऐसा क्यों सोच रही हो? बेला, मैं अपने बच्चे बगैर बहुत अकेली हो गई। पहले केशव और अब साहिल। मुझे तो ऐसा लगता है कि साहिल भी केशव की तरह दूर चला जाएगा। लेकिन उमा, ये अकेलापन तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा ना। बेला, अगर बात सिर्फ अपनी होती मैं सब कुछ झेल लेती, लेकिन साहिल के चले जाने पर बा और बाबूजी बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनकी उदासी मुझे बहुत कचोटती है। मेरे अंदर एक अपराध भावना जागती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं वहां जाके साहिल को वापस ले आऊं। ना, ऐसा फिर कभी सोचना भी मत, नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा उमा। देखो, इस वक्त तुम्हें अपने आप को संभालने की जरूरत है। भावनाओं में बहकर साहिल को वापस ले आना, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा। तुम्हें उसकी याद सताती है ना? एक काम करो, बात कर लो उसके साथ, कलेजे को ठंडक पहुंच जाएगी। कल फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन लाइन नहीं मिली। इसीलिए आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो, है ना? फिर से कोशिश करना, मिल जाएगी, ठीक है? क्या? हेलो? हाँ, खा लिया। हाँ, क्या खाया बेटा? सब कुछ जो घर में खाता था। अच्छा था? हाँ,
लेकिन खीर अच्छी नहीं थी। हेलो मम्मी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम भी मुझे याद करती हो? हाँ बेटा, मैं तुम्हें हर पल याद करती हूँ। मम्मी तुम रो रही हो? नहीं बेटा। हेलो मम्मी, नाना बा कहाँ है? वो यही है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। उनसे बात कराओ ना। अच्छा, 1 मिनट। रामू, जा जल्दी से बा और बाबूजी को कह दे साहिल का फोन है। जल्दी। हाँ, हेलो हेलो। हेलो मम्मी, तुम ठीक हो ना? मैं अच्छा हूँ। हेलो हेलो मम्मी। लो, बा से बात करो। हेलो साहिल बेटे, नाना बोल रहा हूँ, नाना। नमस्ते नाना जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम ठीक हो ना? मैं अच्छा हूँ। क्या हुआ बेटे? ठीक रहा है? अरे मुझे दो। 1 मिनट ना, मौसम बदला है। हाँ बेटे। नाना जी, मम्मी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? नाना जी, मम्मी रो रही थी। नहीं नहीं बेटे, तुम्हारी माँ एकदम ठीक है। नाना जी, मुझे पता है मम्मी मेरे लिए रो रही थी। आप उसे रोने मत दीजिए। अच्छा ठीक है बेटे, मैं तुम्हारी माँ को नहीं रोने दूंगा। तू चिंता मत करना, तू बस मन लगा के पढ़ाई करना है। चलो अपनी नानी से बात करो। हेलो हेलो साहिल बेटा, कैसा है तू? नमस्ते बा। जीता रहे, जीता रहे। ले अपनी माँ से बात कर ले। हेलो। हाँ बेटा। अच्छा, अपना ध्यान रखना, वहाँ बहुत ठंड होती है, रात को भी स्वेटर पहन लेना। अच्छा, हाँ ठीक है, जीते रहो, खुश रहो।